Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel, or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great. In this particular class we are going to cover 6 case study, 30 से लेकर 35 case studies तक हम cover करेंगे. इससे पहले भी मैंने 1 से लेकर 20 तक हम खत्म कर चुके हैं और जो आपकी लास्ट की केस स्टडीज़ है दैट इज़ फ्रॉम 36th to 40th केस स्टडी हम खत्म कर चुके हैं. तो इस क्लास में हम 30th to 35th केस स्टडी तक खत्म करेंगे, मतलब 6 टोटल केस स्टडी इस क्लास में कवर करेंगे और जो जितनी भी आपकी बैलेंस केस स्टडी और एमसीक्यू बचे हुए हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम उनको भी खत्म कर देंगे. राइट, सो हम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 30. क्या कहता है? काय प्राइवेट लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन द होलसेल बिजनेस ऑफ वेजिटेबल्स अक्रॉस वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया. काय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, होलसेल का बिजनेस करती है, वेजिटेबल्स में इन्वॉल्व है, इंडिया में काम करती है. ठीक है, फिर कहता है द कंपनी डिलीवर्स ऑल द ऑर्डर्स यूजिंग इट्स ओन व्हीकल. कंपनी अपने व्हीकल यूज करके ऑर्डर्स की डिलीवरी करती है. हाउएवर, लेकिन जब भी पीक सीजन आता है, आपकी डिमांड ज्यादा होती है, कंपनी को हायर करने पड़ते हैं व्हीकल इन ऑर्डर टू डिलीवर द ऑर्डर्स. ठीक है, मेसर्स बाज एंड कंपनी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मतलब ये आपकी कंपनी के क्या हैं? ऑडिटर हैं पिछले 2 साल से. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 के लिए कहाँ पे गया? द स्टैच्यूटरी एंड द टैक्स ऑडिट वाज कंडक्टेड बाय द फर्म, मतलब आपकी फर्म ने आपकी स्टैच्यूटरी ऑडिट करी और टैक्स ऑडिट करी और उसने क्या ऑब्जर्वेशन ली हैं ये देख लेते हैं. सबसे पहले ऑब्जर्वेशन उसकी है ये. क्या है ये ऑब्जर्वेशन? ड्यूरिंग द ईयर, साल में कंपनी ने पेमेंट करी है 3 इनवॉइसेस की. ठीक है, एक की पेमेंट है 17,500 की, दूसरा इनवॉइस है 18,750 का और तीसरा इनवॉइस है 11,250 का. किसको पे करा है? आपके मेसर्स रेंट व्हीकल्स लिमिटेड को पे किया है. किस लिए पे किया है? जो आपका पहला और दूसरा इनवॉइस है वो इसलिए पे किया है, आपने व्हीकल हायर किए थे तो इसलिए आपने पे किया है. और जो आपने थर्ड इनवॉइसेस पे किया, थर्ड इनवॉइस जो कितने का है? 11,250 रुपए का है, वो आपने क्यों पे किया है? वो आपने इसलिए पे किया है इन ऑर्डर फॉर दी वेजेस, मतलब जो ड्राइवर की वेजेस थी उसके लिए आपने पे किया है. ठीक है, ऑल दी पेमेंट्स वर सेटल्ड बाय दी कैश सेम डे पर. अगर तुम्हें इनकम टैक्स का सेक्शन याद हो, एक दिन में कितना मैक्सिमम कैश अलाउड है, मतलब कितना, अगर तुम इस अमाउंट से ज़्यादा कैश में पेमेंट करोगे तो कितना तुम्हारा डिसअलाउंस हो जाएगा. तो आंसर बनता है 10,000. 10,000 से ज़्यादा तुम अगर कैश में पेमेंट करोगे तो तुम वो क्या हो जाता है? तुम्हारा डिसअलाउड हो जाता है. ठीक है, और जो जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाते हैं आपके ऑडिटर को उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है आपकी फॉर्म 3CD में क्लोज नंबर 21 में. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डिसअलाउड क्या होगा. अब ये लिमिट जो है 10,000 है, लेकिन ये लिमिट बढ़ के हो जाती है 35,000 रुपये अगर पेमेंट कर रहे हो तुम अप्लाइंग हायरिंग के लिए. ठीक है, ये आपके इनकम टैक्स का सेक्शन है. तो अब उसने जो इनवॉइस 1 और 2 पे किया है वो किस रिलेशन में पे किया है? अप्लाइंग हायरिंग के रिलेशन में पे किया. तो यहाँ पे लिमिट क्या होगी? 35,000. तो क्योंकि ये विद इन लिमिट है दोनों इनवॉइसेस इनकी पेमेंट, तो यहाँ पे कोई भी डिसअलाउंस नहीं है तो आपको इसकी अपनी टैक्स ऑडिट में भी इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है. लेकिन ये जो 11,250 रुपये है ये तुमने वेजेस के लिए पे किया है, मतलब यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या होगी? 10,000 रुपये की. और 10,000 रुपये की तुमने, अगर 10,000 की तुम्हारी लिमिट है और तुमने सेम डे पे एक इनवॉइस के रिलेशन में कैश में 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट करिए. कितनी की पेमेंट करिए? 11,250 की. तो इसकी रिपोर्टिंग तुम्हें करनी पड़ेगी अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, क्योंकि ये अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा तुम्हारे इनकम टैक्स में. ठीक है, अगली ऑब्जर्वेशन क्या है तुम्हारे ऑडिटर्स की? ऑन 31 मार्च द कंपनी हैड टेकन इंश्योरेंस. कंपनी ने इंश्योरेंस लिए 1 लाख रुपए की. ठीक है, अपने नए गोदाम के लिए. एंड प्रीमियम वॉज टू बी पेड ऑन द नेक्स्ट डे. कहता है प्रीमियम हमने इंश्योरेंस आज लिए, प्रीमियम हम कल पे करेंगे. ठीक है, लेकिन बेचारे लोग रात को 31 की रात को एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया और आग लगी और उन्होंने 1.5 लाख रुपए की अपने गुड्स गवा दिए. द कंपनी ने अपने इंश्योरेंस एजेंट को इन्फॉर्म किया अबाउट द इंसिडेंट एंड इंक्लूडेड द लॉस एज रिसीवेबल्स इन इट्स फाइनेंशियल. कंपनी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, हमने 1 लाख तक की तो इंश्योरेंस ली हुई थी ना, तो ये 1 लाख रुपए का जो पैसा आने वाला है उसको हम अपनी फाइनेंशियल्स में रिसीवेबल्स दिखा देते हैं. पहली बात, अभी तक कंपनी ने प्रीमियम पे ही नहीं की. ठीक है, प्रीमियम कह रहे हैं हम अगले दिन पे करेंगे, और जब उन्होंने प्रीमियम पे नहीं की तो आपकी इंश्योरेंस
मतलब जो आपकी रेगुलेशन है वो ये कहती है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी का कोई रिस्क अराइज नहीं होता, मतलब आपकी इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को अज्यूम नहीं करती, मतलब आपकी इंश्योरेंस कंपनी की कोई लाइबिलिटी यहाँ पे बनेगी नहीं, क्योंकि अभी तक इंसेप्शन नहीं हुई है तुम्हारे रिस्क की, ठीक है। तो ये बेचारे फंस गए। अब आपका कोई भी जो लाइबिलिटी आएगी इंश्योरेंस कंपनी की वो क्या होगी, जीरो होगी, कोई भी लाइबिलिटी राइज नहीं होगी, क्योंकि अभी उन्होंने प्रीमियम ही नहीं पे करी है। मैंने इंश्योरेंस कंपनी की क्लास डाली हुई है, अगर आपने क्लास नहीं देखी है यू कैन रेफर दैट क्लास, ठीक है। अगली ऑब्जर्वेशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय द कंपनी, कंपनी ने कुछ खर्चा किया है, द फॉलोइंग वर टू बी डिस्क्लोज्ड इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, वो कह रहा है कि आपको ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट नहीं मान रही, मतलब आपको ऑडिटर कह रहा है कि इन तीनों चीजों को तुम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दिखाओ, लेकिन मैनेजमेंट नहीं मान रही है। कौन कौन सी चीजों को कह रहा है, कंपनी ने खर्चा दिखाया 40,000 रुपए का towards the advertisement expenditure on a brochure pamphlet published by a private educational institution। देखो कोई भी आपने अगर खर्चा किया है ब्रोशर पैम्पलेट पे, कहाँ पे किसने पब्लिश किया, वो किसी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, तो वो अलाउड होता है। तो मतलब इसका आपको डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, लेकिन अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह ने किया होता तो तब आपको इसको दिखाना पड़ता, ठीक है। तो ये तो आपके ऑडिटर को नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ पे तो आपकी मैनेजमेंट सही कह रही है। आगे क्या कह रही है, द कंपनी reimbursed 18,000 rupees to its employees who had incurred to the expenses on interest entrance fee paid to a club। आपके एम्प्लॉयज़ ने किसी क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए एंट्रेंस फी पे करी है और आपकी कंपनी ने आपके एम्प्लॉयज़ को रीइंबर्समेंट दी है उसकी 18,000 रुपये की। ये डिसअलाउड होता है आपके इनकम टैक्स में, और अगर ये डिसअलाउड होता है तो इसकी रिपोर्टिंग आपको अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में करनी पड़ेगी। तो इसकी रिपोर्टिंग होगी कितने रुपए की, 18,000 रुपये की, मतलब इसकी रिपोर्टिंग तो होगी। आगे कहता है द कंपनी हैड एन आइडल लैंड नियर टू वन ऑफ इट्स गोडाउन, कंपनी के पास एक आइडल लैंड है उसके गोडाउन के पास, जिसमें उसने 5 फार्मर्स इंप्लॉय करे हुए हैं इन ऑर्डर टू कल्टीवेट राइस। इन शॉर्ट बोलूं, कंपनी एग्रीकल्चर का काम कर रही है उस लैंड के ऊपर, और कंपनी कमाई भी करी है 13 लाख की। एग्रीकल्चर की इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। कंपनी ने सैलरी पे करी है अपने इन एम्प्लॉयज़ को कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की, और उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। एग्जेम्प्टेड इनकम के रिलेशन में खर्चा भी तुम्हारा डिसअलाउड होता है। ये पता है तुम्हें कि अगर कोई भी इनकम, ऐसा कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन बोलता है 14A, ठीक है, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कि अगर एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है या कोई और इनकम एग्जम्प्ट है, उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा तुम करते हो वो खर्चा भी इनकम टैक्स में डिसअलाउड होता है। तो अगर ये डिसअलाउड है तो ये भी, इसकी भी रिपोर्टिंग तुम्हारे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में फॉर्म 3CD में जाएगा। तो यहाँ पे 2 जाएंगे, आपका ये और ये, 18,000 रुपये और 2 लाख रुपए। अगली ऑब्जर्वेशन क्या है, द कंपनी वॉज ऑपरेटिंग विद द सेम शेयर कैपिटल विच इट हैड सिंस इंसेप्शन। जब से कंपनी बनी, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी थी, 95 लाख, इसी पे वो काम कर रही है। इस साल कंपनी ने टर्नओवर किया है 158 लाख का, और उसकी बोरोइंग है 58 लाख की एज ऑन 31 मार्च, which were after a settlement of loan of 43 लाख जो उसने लिया था SBI से उन 24 मार्च। हम जितनी भी आपकी लिमिट है वो जब हम कारों की रिपोर्टिंग देखते हैं वो हम देखते हैं एज ऑन बैलेंस शीट डेट, राइट। लेकिन लोन देखते हैं कि अगर तुम्हारी जो लोन एक्सीड कर रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 1 करोड़ से ज्यादा एट एनी टाइम, तो वहां पे कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वो कह रहा है 24 मार्च को तुमने लोन लिया था 43 लाख रुपीस का, जिसको तुमने 31 मार्च तक पे कर दिया। मतलब क्योंकि 31 मार्च पे तो सिर्फ कितना शो हो रहा है, 58 लाख रुपए का। ये अमाउंट कब है, आफ्टर सेटलमेंट ऑफ 43 लाख। तो मतलब 24 मार्च को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टोटल कितना तुम्हारा आउटस्टैंडिंग रहा होगा, ये रहा होगा 8 और 3 11, 101 लाख, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा। क्योंकि इसकी बोरोइंग 1 करोड़ से ज्यादा है तो इसके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड आपकी ये कंपनी है, ठीक है। तो क्योंकि हमें लोन क्या देखना है, लोन हम बैलेंस शीट पे नहीं देखते, लोन देखते हैं हम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फिर कहता है आफ्टर कंप्लीट, कहाँ पे थे, क्लास बंद हो गई थी यार। कहता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट द फर्म रिसीव्ड द फॉलोइंग असाइनमेंट। आपकी फर्म को ये असाइनमेंट मिली, आपको ये बताना कि क्या आपकी फर्म एक्सेप्ट कर सकती है, नहीं एक्सेप्ट कर सकती। पहला कहता है योर फर्म हैज गिवन असाइनमेंट
टू बी अपॉइंटेड एज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ एचएच लिमिटेड। अब हमारी कंपनी तो नहीं है ना वो, तो आप बन जाओ उसके इंटरनल ऑडिटर, हमें कोई लेना देना नहीं है, तो एक्सेप्ट कर सकती है। ऑफर टू बी अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एचएच एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उनका जो प्रोविडेंट फंड है उसका भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप बन सकते हो, हाँ बन सकते हो। ऑफर टू बी अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ वाई वाई बैंक, क्या आपको वाई वाई बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना चाहिए, हाँ बनना चाहिए, कोई इशू नहीं है। एंड उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली दे वर ऑल्सो अपॉइंटेड टू परफॉर्म द स्टॉक ऑडिट ऑफ इट्स ब्रांच, वो कह रहे हैं कि हम इस ब्रांच की स्टॉक ऑडिट भी कर सकते हैं क्या, तो आंसर इज नो। आप जिस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनते हो उसके आप स्टॉक ऑडिटर नहीं बन सकते, तो ये काम आप नहीं कर सकते। फिर आगे कहता है टू एक्ट एज द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ मेसर्स एनबीई म्यूचुअल फंड फॉर अ प्रोफेशनल फी ऑफ ₹1 लाख पर एनम। अरे यार, क्या तुम ये काम कर सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो एनबी म्यूचुअल फंड के, नहीं बन सकते, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। फिर कहता है द ऑडिट फर्म फियर्ड दैट इट वुड अट्रैक्ट द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड रेगुलेटरी इशू, अगर इसने ऊपर वाली कोई असाइनमेंट ली तो 2, 3rd और 4th वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आगे कहता है आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने। नंबर 1, विद रिगार्ड टू द टैक्स ऑडिट ऑफ काई प्राइवेट लिमिटेड व्हाट शुड बी द ऑडिटर डू विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वेशन नंबर 1, मैं बता चुकी हूँ 11,250 ही सिर्फ उसको अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डालना है अंडर क्लोज नंबर 21। तो कहता है कि आप डिसअलाउ होगा 11,250 क्योंकि 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट है, तो आपके इनकम टैक्स में ये डिसअलाउड हो जाएगा, और क्योंकि ये डिसअलाउड हो गया खर्चा तो इसकी रिपोर्टिंग आपके ऑडिटर को करनी पड़ेगी क्लोज नंबर 21 में, तो आपका आंसर बनेगा डी। फिर कहता है रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन नंबर 2 व्हाट शुड बी द राइट वैल्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय योर कंपनी एज अ रिसीवेबल इन इट्स फाइनेंशियल, 0। क्यों 0? क्योंकि जब तक तुमने प्रीमियम नहीं पे करी, जब तक आपकी रिस्क की इंसेप्शन नहीं हुई, रिस्क की शुरुआत नहीं हुई, कंपनी का कोई रिस्क नहीं है, वो आपको 0 रुपये देने वाली है, जो आपको पैसे मिलने ही नहीं वाले हैं, तो रिसीवेबल भी तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 0 दिखाओगे, ठीक है। आगे कहता है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नंबर 4 कैन यू सजेस्ट वेदर कारो इज एप्लीकेबल, यस कारो इज एप्लीकेबल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपकी बोरोइंग एक्सीड करती है 1 करोड़ रुपए से, तो कारो एप्लीकेबल होगा। तो कहता है जहाँ पे नो लिखा उसको काट दो, यस बिकॉज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, ना टर्नओवर की वजह से कारो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कंपनी की बोरोइंग एक्सीड करती है 1 करोड़ रुपए से, ठीक है, स्पेसिफाइड लिमिट क्या आपकी 1 करोड़, तो उसलिए कारो विल बी एप्लीकेबल। फिर कहता है विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट अंडर ऑब्जर्वेशन नंबर 3 शुड बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, पॉइंट ऑब्जर्वेशन नंबर 3 क्या थी, ये वाली, तो क्या रिपोर्ट होना चाहिए, 2nd और 3rd आपका रिपोर्ट होना चाहिए, तो आपका क्या रिपोर्ट होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए 2nd एंड 3rd, राइट। फिर कहता है डज द एक्ट ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू मेसर्स एनबी म्यूचुअल फंड अट्रैक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, व्हाट इज द रीजन, आंसर इज यस। Yes, as per the decisions of the Ethical Standard Board of the ICI, the firm cannot act as the financial advisor for the mutual fund company and receives fee from them. नहीं कर सकते आप ये काम। फिर कहता है नो, तो नो वाला तो आप काट ही दो, यस होना चाहिए। फिर कहता है अमंग द असाइनमेंट 1, 2 एंड 3, 4th को छोड़ दिया इसने क्योंकि वो तो आप कर ही नहीं सकते। फिर कहता है 1, 2 एंड 3 ऊपर वाली 1, 2 एंड 3, क्या क्वेश्चन है 1, 2 एंड 3, क्वेश्चन क्या है 1, 2 एंड 3 विच वुड हैव लेड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, स्टैच्यूटरी ऑडिटर बैंक के और आपका बैंक का स्टॉक ऑडिट एक बंदा नहीं कर सकता, तो उस केस में आपकी मिसकंडक्ट होगा, मतलब 3rd है शायद वो ऑप्शन, यस 3rd है, तो कौन सा होगा आपका 3rd ओनली, तो दिस विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट केस स्टडी। क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 31, कहता है वसंत एंड कंपनी इज द ऑडिटर ऑफ यूवी लिमिटेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कहता है वसंत एंड कंपनी आपके यूवी लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, उसके ऑडिटर हैं, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है। फॉलोइंग आर द इवेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जब वो ऑडिट कर रहे थे उनको ये सारे इवेंट्स देखने को मिले, ये सारे ऑब्जर्वेशन मिली, कौन कौन सी। नंबर 1, इन एडिशन टू द स्टैट्यूटरी ऑडिट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आस्क्ड द ऑडिटर टू सर्टिफाई द इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेसेस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। कहता है कि जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, आपकी मैनेजमेंट उसको कह रही है कि तुम स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है आपकी इंश्योरेंस कंपनी का, उसको सर्टिफाई करने के लिए आपकी मैनेजमेंट बोल रही है। आपका ऑडिटर ये काम नहीं कर सकता, उसके लिए आपको एक सेपरेट बंदा लगेगा, ठीक है। यू हैव टू आस्क समबडी एल्स, मतलब जो आपका ऑडिटर है वही इस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम
ऑपरेट कर रहा है इफेक्टिवली या नहीं, इंप्लीमेंटेशन हुई है या नहीं, इस चीज़ के रिलेशन में सर्टिफिकेशन नहीं दे सकता। अगला पॉइंट कहता है द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन फाइंड्स दैट अमाउंट हैज बीन रिफंडेड टू वन ऑफ द इंश्योर्ड क्लाइंट ड्यू टू द फ्री लोक कैंसिलेशन। मैंने अभी इंश्योरेंस का चैप्टर डाला है, उसमें मैंने इसको समझाया। फ्री लोक कैंसिलेशन नहीं होता, फ्री लुक कैंसिलेशन होता है। तो कहता है फ्री लुक कैंसिलेशन क्या होता है कि आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है अपने पॉलिसी होल्डर को एक ऑप्शन देती है कि 15 दिन के अंदर जब उनको पॉलिसी इशू होती है, उसको जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं पॉलिसी के। तो अगर 15 दिन के अंदर आपके पॉलिसी होल्डर को कोई भी इशू आता है या वो अग्री नहीं कर रहा है किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, तो वो अपनी उस पॉलिसी को कैंसिल करा सकता है और जो भी उसका अमाउंट उसने पे किया उसको वो रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ कंडीशन ये है कि जो बेस होना चाहिए कैंसिल कराने का, जो उसका रीजन होना चाहिए कैंसिल कराने का, दोज शुड बी टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन से अग्री नहीं करता जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखे हैं, तो वो कैंसिल करा सकता है। तो इस ऐसे ऑप्शन को कहते हैं फ्री लुक कैंसिलेशन। ठीक है, तो वो कहता है ऑडिटर ने ये ऑब्जर्व किया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जब वो फंड्स की वेरिफिकेशन कर रहा था, मतलब जब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने किसी एक क्लाइंट को कुछ अमाउंट रिफंड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्री लुक कैंसिलेशन। फिर कहता है द पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज बीन रिटर्न बाय द इंश्योर्ड विद इन द 15 डेज। और आपका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट था वो आपके इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर ने 15 दिन के ही वापस कर दिया था फ्रॉम द डेट ऑफ द इंश्योर्ड ही हैज रिसीव्ड इट। मतलब उसने जितने टाइम मिलता है उतने ही टाइम के अंदर उसने वापस कर दिया था। ठीक है, द इंश्योरेंस कंपनी हैज रिटेन्ड द मेडिकल चार्जेस इनकर्ड बाय हिम। इनकर्ड बाय इट, आपकी कंपनी ने, जब आपकी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस करती है तो उस टाइम पे क्या होता है, तो उसका आपका मेडिकल करवाया जाता है इन ऑर्डर टू नो कि भाई आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। पता लगे तुम आज लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, कल तुम्हें कोई इतनी बड़ी मेजर इशू था कि कल ही डेथ हो रही है, तो उसके लिए आपकी कंपनी क्या करवाती है, मेडिकल करवाती है। तो जो भी मेडिकल के खर्चे होंगे, अगर तुम रिफंड ले रहे हो उस पैसे का, तो वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उस मेडिकल के एक्सपेंसेस को काट के तुम्हें रिफंड देगी। तो कहता है कि उसके आपके ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने रिफंड किया तो उसने मेडिकल एक्सपेंसेस जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने इनकर किए थे वो उसने काट लिए। तो ठीक किया अगर काटा है तो। फिर कहता है उसके साथ साथ प्रपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम एंड रिफंड द बैलेंस प्रीमियम अकाउंट। कहता है जितने भी टाइम तक वो 15 दिन तक नहीं आया था, तो जितना भी प्रपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम बनता था वो भी काट लिया। बिल्कुल सही किया आपकी कंपनी ने। ठीक है, फिर आगे कहता है द इंश्योरेंस कंपनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द री इंश्योरेंस बिजनेस। आपकी कंपनी सिर्फ रिस्क नहीं अंडरटेक करती, री इंश्योरेंस भी करती है। कहता है नेसेसरी प्रोविजंस फॉर द री इंश्योरेंस प्रीमियम हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितना भी प्रीमियम के रिलेशन में उसको प्रोविजनिंग करनी चाहिए थी, आपकी कंपनी ने वो प्रोविजनिंग की हुई है। द इंश्योरेंस कंपनी इज इनटू अ री इंश्योरेंस वेयर बाय देयर कॉन्ट्रैक्ट रिलेट्स टू वन पर्टिकुलर रिस्क। मतलब ऐसा री इंश्योरेंस जहां पे तुम हर एक रिस्क को इंडिविजुअली नेगोशिएट करते हो, उसको कहते हैं फैक्यूलेटिव रिस्क री इंश्योरेंस। ठीक है, फैक्यूलेटिव री इंश्योरेंस। तो ये किस टाइप का री इंश्योरेंस की बात कर रहा है, फैक्यूलेटिव री इंश्योरेंस की बात कर रहा है। उसके बाद कहता है मीन टाइम अ चार्ज हैज बीन रेज्ड अगेंस्ट द ऑडिटर फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट in the prospectus. A party had relied on the statement and invested in the insurance company and has faced some of the damages. कह रहा है कि आपके इसने प्रोस्पेक्टस कहाँ पे आया है, मीन टाइम पता नहीं कहाँ से क्या लाइन डाल दी। मीन टाइम कहता है कि बीच में एक चार्ज क्रिएट हो गया है अगेंस्ट योर ऑडिटर फॉर द फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस। अ पार्टी हैड रिलाइड ऑन द स्टेटमेंट एंड इन्वेस्टेड इन द इंश्योरेंस कंपनी एंड हैज फेस्ड सम डैमेजेस ड्यू टू द ग्रोइंग लॉसेस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। शायद आपके ऑडिटर ने, आपका ऑडिटर का नाम मेंशन था प्रोस्पेक्टस में, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, तो किसी ने आपके ऑडिटर के ऊपर भी चार्ज क्रिएट कर दिया है। कोई पार्टी कह रही है कि मैंने आपकी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट किया है प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को देखकर, जिसमें आपके ऑडिटर का नाम भी मेंशन है और मुझे लॉस सस्टेन हुआ है, इसलिए एक आपके ऑडिटर के अगेंस्ट भी चार्ज क्रिएट हुआ है। फिर कहता है द ऑडिटर क्लेम्स दैट हिज असिस्टेंट हु इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैड वेरीफाइड द कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, मतलब आपके ऑडिटर ने कितना लेम रीजन दिया है कि मेरे असिस्टेंट ने वेरिफिकेशन करी थी, जो प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है मेरे को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, कैन दी ऑडिटर एक्सेप्ट द असाइनमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेस ऑडिट। मैं बता चुकी हूँ नहीं कर सकता। सो आंसर इज नो। एज पर द इडा सर्कुलर, मतलब जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विच इज नॉट अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर, मतलब एक सीए करेगा लेकिन वो आपका स्टैच्यूटरी ऑडिटर नहीं होना चाहिए,
ठीक है, ही शैल सर्टिफाई द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेसेस वेदर दे आर इन प्लेस और नॉट। तो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपके इस प्रोसेस को सर्टिफाई नहीं कर सकता, तो आप देख सकते हो बाकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द शेड्यूल ए। मैं आपको सिंपल सा आंसर बता देती हूँ कि कौन सा इसमें कंटेंट नहीं आएगा, दैट इज डी। मैम आपने कैसे बता दिया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपकी कौन कौन से मैनेजमेंट रिपोर्ट के कंटेंट होते हैं। ये इंस्टीट्यूट की आप बुक खोल के देखोगे आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बनता है इसमें डी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाला कोई पॉइंट नहीं कि रिपोर्ट में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, उसमें से लिस्टेड कंटेंट में से कौन सा कंटेंट नहीं है, तो ये कंटेंट आपकी रिपोर्ट में नहीं आता है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है द ऑडिटर हैज वेरीफाइड द अमाउंट रिफंडेड अंडर फ्री लॉक कैंसिलेशन, इज द प्रोसीजर फॉलोड बाय द कंपनी करेक्ट? द आंसर इज येस। अमाउंट जो उसने अमाउंट रिफंड किया, जो प्रोसीजर उसने फॉलो किया, सही किया। तो कहता है येस द अमाउंट इज रिफंडेड करेक्टली, हाउएवर मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड कैन नॉट बी रिटेन्ड। नहीं, उसने बिल्कुल सही किया है। कहता है नो, तो जहां पे नो लिखा उसको तो काट ही दो। अगला ऑप्शन कहता है येस द प्रोसीजर फॉलोड बाय द कंपनी इज कंपनी ऑफ द रिफंडिंग ऑफ द अमाउंट retaining the medical after retaining the medical expenses and proportionate risk premium is in order। जो भी आपकी कंपनी ने किया, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वो सही किया है, इन ऑर्डर किया है। तो जो कह रहा है कि नहीं सही किया उसको आप काट दो, तो आपका आंसर क्या बनेगा इसमें? सी बनेगा। फिर कहता है कि किस टाइप की री इंश्योरेंस है, मैं डिस्कस कर चुकी। ये फैक्युलेटिव री इंश्योरेंस है, जहां पे हर एक रिस्क इंडिविजुअली नेगोशिएट होता है, उसको कहते हैं फैक्युलेटिव री इंश्योरेंस। ठीक है, फिर कहता है द ऑडिटर कैन नॉट होल्ड द असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसस्टेटमेंट विच इज अकर्ड सोनली बिकॉज ही हैज वेरीफाइड द सेम, विच अमंग द फॉलोइंग रीजन सब्सटेंशिएट द ऑडिटर्स लाइबिलिटी द बेस्ट। कहता है कि बता दो कि ऑडिटर की लाइबिलिटी कैसे आप बताओगे कि इसमें ऑडिटर की लाइबिलिटी क्या आएगी। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द ऑडिटर शुड नॉट डेलीगेट प्रोस्पेक्टस वेरिफिकेशन टू द असिस्टेंट एंड ही शुड डायरेक्टली वेरीफाई द सेम एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ ऑन द सेट। देखो ऐसा नहीं कि वो डेलीगेट नहीं कर सकता, लेकिन उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करना पड़ेगा, उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो उसका असिस्टेंट है, उसके असिस्टेंट्स है, वो प्रॉपर सुपरविजन के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। अगर वो उसको सुपरवाइज नहीं कर रहा है, बिना उसने डेलीगेट कर दिया काम और बिना सुपरवाइज करे, बिना रिव्यू करे उसको प्रोस्पेक्टस को इशू होने दे रहा है, तो उसकी लाइबिलिटी आएगी। तो क्या कहता है, an auditor who does not personally supervise into the accounts but merely delegate it to, मतलब तुम सिर्फ डेलीगेट कर रहे हो, सुपरविजन नहीं कर रहे हो, उस केस में तुम ये नहीं कह सकते कि तुम ड्यू केयर से एक्ट कर रहे हो, मतलब तुमने ड्यू केयर से काम नहीं किया है। अगला ऑप्शन भी देख लेते क्या कहता है, एज पर द काउंसिल जनरल गाइडलाइंस एनी वर्क दैट मे गिव राइज टू अ सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी शुड बी डेलीगेटेड। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी लिखा है। फिर कहता है नन ऑफ द अबव रिसेंट केस लो स्टेट दैट एन ऑडिटर कैन एस्केप फ्रॉम द पर्सनल लाइबिलिटी। अगेन कुछ भी लिखा है, तो ये लिखा है आपका, ये बनता है आपका आंसर बी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खत्म हो गया आपकी केस स्टडी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट केस स्टडी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता है क्वेश्चन, आरोग्य प्रधान लिमिटेड, प्रधान लिमिटेड है इसका मतलब इट इज अ पब्लिक कंपनी, लिखा भी है उसने, इट इज अ पब्लिक कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन सितंबर 2011 में कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुई थी। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है चेन्नई में। कंपनी बिजनेस किसका करती है, हेल्थ केयर सेक्टर में आपकी कंपनी है। कंपनी हैज़ 151 आयुर्वेदिक क्लिनिक्स, 303 आयुर्वेदिक फार्मेसीज, ईटीसी, मतलब कंपनी की हिस्ट्री बताई हुई है इन शॉर्ट। फिर कहता है कि इन द प्रीवियस ईयर कंपनी हैज़ अचीव्ड टर्न ओवर ऑफ ₹3000 करोड़। पिछले साल कंपनी ने 3000 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया है और प्रॉफिट कमाया था 25 करोड़ रुपए का। द कंपनी हैड बोरोड अ टर्म लोन ऑफ 100 करोड़ फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया है, किससे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। Messrs Bright Moon LLP are appointed as the statutory auditor of the company for the year 2020-21। Messrs Bright Moon LLP को ऑडिटर अपॉइंट किया गया है आपकी कंपनी का, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2020-2021 के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द इनिशियल एंगेजमेंट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट प्लानिंग, द ऑडिट टीम स्टार्टेड विद द वेरिफिकेशंस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी। कहता है कंपनी की जो भी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म करने के बाद, अपनी प्लानिंग को करने के बाद आपकी एंगेजमेंट टीम ने, ऑडिट टीम ने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की चेकिंग करना शुरू किया। अच्छा,
उसके बाद कहता है क्वेश्चन, वाइल अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल्स, आपके कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करते टाइम, जब वो कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड कर रहे थे, आपके एंटिटी को समझ रहे थे, उसके एनवायरनमेंट को समझ रहे थे, किस टाइप के इंटरनल कंट्रोल्स आपकी मैनेजमेंट ने लगाए हैं, जब आपकी एंगेजमेंट टीम उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रही थी उस टाइम पे, अच्छा वो कंट्रोल्स कौन से प्रोसेस के ऊपर अंडरस्टैंड कर रहे थे, रेवेन्यू प्रोसेस के ऊपर, उस टाइम पे द ऑडिट टीम ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली वन रिव्यू कंट्रोल, उनको पता लगा कि एक ही रिव्यू का कंट्रोल है जिसके अंदर 20 एग्जीक्यूटिव्स हैड टू प्रिपेयर द सेल्स इनवॉइसेस, मतलब सेल्स को इनवॉइस, जो सेल्स का इनवॉइस है उसको प्रिपेयर करने के लिए कितने एग्जीक्यूटिव हैं, 20 एग्जीक्यूटिव, और उसका एक ही रिव्यू कंट्रोल है, मतलब उसको रिव्यू कौन कर रहा है, एक ही बंदा। एंड मिस्टर दर्शन जो कि आपका सेल्स मैनेजर है, हैड टू रिव्यू, मतलब आपका प्रिपेयर करने वाले 20 एग्जीक्यूटिव और उसको रिव्यू करने वाला सिर्फ एक बंदा मिस्टर दर्शन। फिर कहता है एंड अथोराइज ऑल द इनवॉइसेस, और अथोराइजेशन भी आपका मिस्टर दर्शन ही करता है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन मेनी ओकेजन मिस्टर दर्शन हैड मोर देन 1000 इनवॉइसेस, मतलब ये जो बंदा है ये ओवरबर्डन है, कई बार इसके पास 1000 से ज़्यादा इनवॉइसेस होते हैं अथोराइज करने के लिए एक सिंगल डे पे। फर्दर इसके साथ साथ ही हैज़ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टू सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव टू रिव्यू पेंडिंग इनवॉइसेस, काम इसका है, कह रहा है बाकी किसी और सीनियर एग्जीक्यूटिव को इसने बोला कि तुम मेरे बिहाफ पे इसको तुम रिव्यू कर लो जो भी आपके पेंडिंग इनवॉइसेस हैं। एंड ही हैज़ रिलाइड ऑन देम, और उसने दोबारा से उन्होंने रिव्यू करवाने के बाद उसने रिलाई भी कर लिया, मतलब उससे खुद से उसने कोई भी चेकिंग नहीं करी, by directly giving his authorizations on the invoices. It was observed that Mr. Darshan did not take any leave during the year. ये भी बहुत एक बड़ी दिक्कत की बात है, इतना बड़ा काम ये बंदा हैंडल कर रहा है, इसको आपने कभी लाइफ में, मतलब एक साल से इसने कोई लीव ही नहीं ली है। अगर इसने कोई भी मैनिपुलेशन करी होगी, अगर लीव ली होती तो हो सकता है जो बंदा इसकी जगह पे आता काम करने के लिए वो इसकी मैनिपुलेशन को पकड़ पाता, तो इसने एक साल से कोई लीव भी नहीं ली है। It was observed that Mr. Darshan's performance bonus was linked with the number of authorized by him. कितना गंदा आपने यहाँ पे कंट्रोल लगाया हुआ है, कहता है कि जितने तुम नंबर ऑफ इनवॉइसेस की अथोराइजेशन करोगे उतना ही तुम्हें बोनस मिलेगा। तो ये बंदा हो सकता है कि ज्यादा बोनस लेने के चक्कर में ज्यादा अथोराइज्ड करे आपके इनवॉइसेस को, राइट। फिर कहता है इसके साथ साथ मिस्टर दर्शन वाज सोल अथॉरिटी टू अप्रूव द सेल्स कमीशन एंड सेल्स डिस्काउंट विच वाज टू बी अप्लाइड बाय द कस्टमर, कहता है कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिलेगा, कितना आपको कमीशन देना है, तो ये भी कौन डिसाइड करता था, आपका मिस्टर दर्शन ही। बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है ये बंदा, या फिर इसको अदर वर्ड्स में बोले तो इसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, राइट। फिर कहता है ऑडिट टीम हैज सेट 30 करोड़ एज अ मटीरियलिटी, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल के लिए मटीरियलिटी कितनी सेट करी है, 30 करोड़ रुपए की, बेस्ड ऑन 1% ऑफ टर्नओवर। बेंचमार्क कौन सा यूज किया है, 1% ऑफ टर्नओवर बेंचमार्क। और ये मटीरियलिटी क्या होती है, हम कहां पे सीखते हैं, ऐसे नंबर 320 में सीखते हैं, ठीक है। कहता है फॉर सेलेक्टिंग द सैंपल्स, और जब वो सैंपल को सेलेक्ट कर रहे थे मिस्टर संतोष हु इज एन ऑडिट एग्जीक्यूटिव, उसने इस फॉर्मूला को यूज किया है, मतलब उसने फ्रीक्वेंसी को यूज किया है, इन अ वे फ्रीक्वेंसी को बेस बनाया है, नंबर ऑफ डेज को बेस बनाया है फॉर टेकिंग द सैंपल। फिर कहता है मिस्टर संतोष सेलेक्टेड 30 सैंपल्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ अबव, उसने रिव्यू कंट्रोल को मेजर करने के लिए कितने सैंपल चूज करे, 30 सैंपल चूज करे। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट आउट ऑफ 30 सैंपल्स, कि जो उसने 30 सैंपल चूज करे उसमें से उसको कितने सैंपल्स में, कितने इनवॉइसेस में इरेगुलरिटी मिली है, 20 में, which was clearly due to improper functioning of review control। वो भी इसलिए क्योंकि जो आपका रिव्यू का कंट्रोल का फंक्शन था that was not operating properly। The amount of irregularity in 20 invoices amounting to rupees 4 करोड़। आपकी मटीरियलिटी लेवल कितनी है, मटीरियलिटी लेवल आपने फिक्स करी है 30 करोड़ रुपए का, और आपको कितने की गलतियां मिली है, 4 करोड़ रुपए की। The auditor still issued the clean report, ऑडिटर ने अभी भी मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू नहीं करी, उसने कितने क्या रिपोर्ट इशू करी है, क्लीन रिपोर्ट इशू करती है, मतलब आपका 4 करोड़। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर आपका एम्प्लॉई ने फ्रॉड किया है या आपकी मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया और उसका अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा का है, उसने रिपोर्ट में डाला ही नहीं, क्लीन रिपोर्ट दे रहा है वो, एंड टुक अ रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर फ्रॉम द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट से WR ले लिया पागल ने, किस रिलेशन में, in relation to the effective internal financial controls, ठीक है। on the basis of the above mentioned fact you are required to answer the following question। कौन कौन से क्वेश्चन, is the control designed appropriately, the answer is no,
कंट्रोल तो डिजाइन अप्रोप्रिएटली नहीं है। क्यों अप्रोप्रिएटली डिजाइन नहीं है? मैंने आपको अभी बोला कि मिस्टर दर्शन का जो बोनस है तुमने किससे लिंक्ड किया हुआ है कि जितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस वो पर डे में ऑथराइज करेगा, ठीक है। तो आपके कंट्रोल्स तो ऑथराइज कंट्रोल डिजाइंड नहीं है प्रॉपरली, राइट। उसके बाद कहता है क्या कंट्रोल इंप्लीमेंटेड हो रहे हैं इफेक्टिवली? इंप्लीमेंट भी नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि मिस्टर दर्शन जिसका काम है इनवॉइसेस की ऑथराइजेशन करना, वो उसको अपने बाकी किसी सीनियर अपने एग्जीक्यूटिव को दे रहा है, राइट। तो कहता है कि नो, मिस्टर दर्शन डेलीगेट्स हिज वर्क ऑफ रिव्यू टू अदर एग्जीक्यूटिव्स हु आर सीनियर इन एक्सपीरियंस। मतलब इन शॉर्ट तुम बिना पावर के किसी को डेलीगेशन नहीं कर सकते अपने काम की। तो यस, कंट्रोल डिजाइंड भी नहीं है इफेक्टिवली और इंप्लीमेंटेड भी नहीं है इफेक्टिवली। फिर कहता है इन दी अबव, ये बाकी के ऑप्शन तुम पढ़ लेना। फिर कहता है इन दी अबव केस टू whom the Messrs Bright Moon LLP should report the first। सबसे पहले किसको रिपोर्ट करना चाहिए? तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या TCWG को तुम्हारी रिपोर्ट जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम चाहते हो कि 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है तो मुझे कहाँ पे भी जाना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जाना चाहिए, सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 12, ये सारी बातें। लेकिन सबसे पहले किसको रिपोर्ट करना चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले तुम बताओगे अपनी TCWG को, राइट। फिर उसके बाद कहता है हाउ सैंपल्स आर टू बी सिलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। कैसे तुमने सैंपल की सिलेक्शन करी है जब तुमने अपनी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की सिलेक्शन करी है? तो मैंने आपको क्या बोला कि आपने नंबर ऑफ डेज को ये बनाया है अपना बेस, तो कितनी फ्रीक्वेंसी पे है तुम्हारी, यहाँ पे अगर हम ऊपर आके देखें, कहाँ पे गया वो, हाँ, कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे कंट्रोल तुम्हारे ऑपरेट हो रहे हैं एक साल में, तुमने उसके बेसिस पे सैंपल चूज किया है। तो यहाँ पे तुमने ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कंट्रोल, इसके बेसिस पे यू हैव चोजन द सैंपल। फिर कहता है इन द करंट सिनेरियो, इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में, हाउ शुड मेसर्स ब्राइट मून LLP रिपोर्ट? मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी चाहिए उसको, ठीक है। तो कहता है क्वालिफाइड रिपोर्ट दो, मेन रिपोर्ट भी, और जो तुम्हारी इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली रिपोर्ट है वो भी तुम्हारी क्या जाननी चाहिए? मॉडिफाइड रिपोर्ट जाननी चाहिए। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 32। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 33। Ulleep Limited is a public company which is listed on the National Stock Exchange since the year 2015। Ulleep Limited है, पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी है, NSE पे लिस्टेड है, 2015 से लिस्टेड है, कैपिटल है 150 करोड़ रुपए की, ठीक है। SRS एंड कंपनी, इस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, और मिस्टर राज आपका एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट किया गया है फर्म के बिहाफ पे। अच्छा जी। फिर कहता है कि आपकी कौन कौन सी ऑडिट ये करेगी? स्टैट्यूटरी असाइनमेंट करेगी और उसके साथ साथ लिमिटेड रिव्यू, क्योंकि ये एक लिस्टेड एंटिटी है तो इसके ऊपर लिमिटेड रिव्यू की लायबिलिटी भी आती है, तो लिमिटेड रिव्यू भी होगा। ओके। मिस्टर राज वाज कंडक्टेड लिमिटेड रिव्यू फॉर द सेकंड क्वार्टर एंड ड्यूरिंग द सेम, जब आपका मिस्टर राज सेकंड क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू कर रहा था उस टाइम पे उसको क्या दिखा है कि आपकी कंपनी को अधर करनी चाहिए थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नहीं, आपका ऑडिटर अधर कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर एसए नंबर 250, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको कुछ शायद नॉन कंप्लायंस दिखा है आपके एंगेजमेंट पार्टनर को। क्या कह रहा है वो? ही इवेल्युएटेड द इंप्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस इन रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट इंक्लूडिंग ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड कंक्लूडेड दैट विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट वाज नेसेसरी इन द गिवन सर्कमस्टांसेस आफ्टर सीकिंग द लीगल एडवाइस even though the non-compliance was not material to the financial statement, but as the management or TCWG refrained from taking the remedial action that he considered appropriate in the circumstances। वो कहता है जब उसने एसए नंबर 250 में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा था, वो ये देख रहा था कि जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस आपकी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, क्या आपकी एंटिटी ने उनका कंप्लायंस किया या नहीं किया। मतलब वो अपनी जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा था एज पर एसए नंबर 250, तो उसको कोई नॉन कंप्लायंस मिल गया, उसने उस नॉन कंप्लायंस को जाके आपकी मैनेजमेंट को बताया, TCWG को बताया, TCWG ने मना कर दिया रेमेडियल एक्शन लेने से। हो सकता है TCWG ने बोल दिया मैं डिस्क्लोजर नहीं दूंगी, ठीक है। अब आपका ऑडिटर कह रहा है कि मैं यहां से विड्रॉ करूंगा एंगेजमेंट से क्योंकि कोई लॉ या रेगुलेशन मुझे प्रोहिबिट नहीं करता है। तो एसए नंबर 250 उसको अलाउ करता है ये चीज करना कि अगर कोई लॉ या रेगुलेशन उसको प्रोहिबिट नहीं करता है और आपके ऑडिटर को एप्रोप्रिएट लगता है कि गिवन सर्कमस्टांस में उसको विड्रॉल कर लेना चाहिए, तो वो विड्रॉल कर सकता है। फिर कहता है मिस्टर राज ऑन बिहाफ ऑफ SRS एंड कंपनी, मिस्टर राज आपकी फर्म के बिहाफ पे उसने क्या लाया अपनी फर्म के नोटिस में, दैट The audit committee of Ulleep Limited all his concern with respect to the proposed resignations along with the relevant document। तो वो अपनी ऑडिट कमेटी
के नोटिस में लेकर आया कि मुझे विड्रॉल करना है, मतलब मुझे रेजिग्नेशन देना है, और जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसने वहाँ पे उसको डिस्कस किया। आगे कहता है आफ्टर इशूइंग द नेसेसरी रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड इन द सर्कमस्टांसेस, जो भी उसको रिपोर्ट इशू करनी थी उसने क्या किया, आपके ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है 1 बजे 20 नवंबर को ऑफिशियल मेल डाल के विद कंटेन द डिटेल्स रीजंस फॉर सच रेजिग्नेशन। जब भी आप एक लिस्टेड एंटिटी के ऑडिटर होते हो, लिस्टेड एंटिटी के ऑडिटर होते हो और आप जब रिज़ाइन करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसकी कम्युनिकेशन करो उस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, हमारे केस में किसको, एनएससी को, जहां पे आपकी कंपनी लिस्टेड है। कितने टाइम के अंदर, 24 आवर्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर उसने रिजाइन किया है दोपहर के 1 बजे तो उसको एनएससी को कब तक इंटीमेट कर देना चाहिए था, अगले दिन के 1 बजे तक, मतलब 21 नवंबर 2021 तक, कितने टाइम तक, 1 बजे तक उसको एनएससी को कम्युनिकेट करना चाहिए था। ऐसी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा आपके एलओडीआर की रेगुलेशन है। ठीक है, आगे कहता है कि उसने लेटर को फॉरवर्ड किया है आपकी अथॉरिटी को बाय योर टू द स्टिपुलेटेड अथॉरिटी बाय योर लूलिप लिमिटेड, मतलब आपकी कंपनी ने आपकी रेजिग्नेशन के बारे में स्टिपुलेटेड अथॉरिटी जो भी थी उसको बता दिया। कब बताया, 4 बजे 21 नवंबर को बताया, अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से बताया। ऑडिटर मतलब कंपनी को कम्युनिकेशन कब तक करनी चाहिए थी, कंपनी, सॉरी मैंने शायद ऑडिटर बोला, ऑडिटर नहीं, आपकी कंपनी को कम्युनिकेशन करनी पड़ती है जब भी रिजाइन करके जाता है 24 घंटे के अंदर। कंपनी ने कम्युनिकेशन कब करी है, 4 बजे अगले दिन। करने कब तक चाहिए थे, 24 घंटे, मतलब 1 बजे तक। फिर आगे कहता है एसआरएस एंड कंपनी फाइल्ड द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेजिग्नेशन एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद द उलीप लिमिटेड एंड द आरओसी ऑन 15 जैन 2021। अब आपकी जब ऑडिटर छोड़ के जाता है तो उसको भी आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है और आपकी कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। फॉर्म कौन सा होता है, एडीटी 3 होता है। तो उसने रिजाइन कब किया है, एक सेकेंड, उसने रिजाइन कब किया है, गिव मी 2 मिनट्स। तो इसने रिजाइन कब किया है कब किया इसने रिजाइन, इसने रिजाइन किया है 20 नवंबर को। तो इसको फाइल कब तक कर देना चाहिए था, 30 दिन के अंदर, मतलब 20/12 तक उसको फाइल कर देना चाहिए था। उसने फाइल किया कब है, 15 जैन को, मतलब उसने इतने दिनों का डिले किया है। अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं फाइल करते हो, इंटीमेशन नहीं करते हो, उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी आती है। सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4 है, पता नहीं सबसेक्शन 3 है, यही सेक्शन है। तो यहाँ पे आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। मतलब अगर आपने रेजिग्नेशन किया और आपने इंटीमेट नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। आई थिंक 3 है, 4 नहीं है। तो वहाँ पे आपको पेनल्टी लगती है। पेनल्टी का अमाउंट क्या है, ₹50,000, और जो भी आपकी रेम्यूनरेशन है विच एवर इज लोअर, सब्जेक्ट टू, अगर ये कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो 500 रुपये पर डे। तो इस केस में कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है और कितने दिन का डिफॉल्ट चल रहा है, ये 10 दिन यहाँ पे हो गए, 15 दिन ये हो गए, तो मतलब 25 दिन का कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, राइट। आगे कहता है फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग द कैजुअल वैकेंसी in the office of the auditor of audit committee of Olip Limited gave recommendation of an audit firm for being appointed as the statutory audit to which the board disagreed and it referred back the recommendation to the committee for reconsideration of citing the reasons for the disagreement। वो कहता है कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी, अब कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी तो अब उसकी कैजुअल वैकेंसी को भरना पड़ेगा। उस केस में ऑडिट कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी है आपकी कंपनी को, कंपनी की ने रिकमेंडेशन नहीं मानी और उसने रेफर बैक कर दिया इस रिकमेंडेशन को, किसको, ऑडिट कमेटी को। कर सकते हैं, ऐसा कौन सा होता है, आपका मेथड लिखा हुआ है रूल नंबर 3 में, ठीक है। फिर कहता है हाउएवर द ऑडिट कमेटी आफ्टर कंसीडरिंग द रीजंस गिवन बाय द बोर्ड डिसाइडेड नॉट टू रिकंसिडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन, सो द बोर्ड ऑफ द उलिप लिमिटेड आफ्टर रिकंसिडरिंग द रीजंस फॉर इट्स डिसएग्रीमेंट विद द कमिटी अपॉइंटेड द चावड़ा एंड कंपनी एज इट्स न्यू ऑडिटर ऑन 15 दिसंबर। ऊपर जो लाइन लिखी सारा का सारा आपने प्रोविजन लिखा है रूल नंबर 3 में कि आपको जब आप अपने ऑडिटर को अपॉइंट करते हो तो आपका उस कंपनी में क्या प्रोसीजर होता है। जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट करती है तो सबसे पहले रिकमेंडेशन देती है ऑडिट कमेटी बोर्ड को, बोर्ड अग्री कर देता है तो फर्दर रिकमेंड करते हैं मेंबर्स को। अगर बोर्ड अग्री नहीं करता तो उस रिकमेंडेशन को वापस किसको भेजा जाता है, ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी उस रिकमेंडेशन को अपने दिमाग में दोबारा से लेती है, अगर उसको वो अग्री कर जाती है आपके बोर्ड से तो वो चेंज कर देती है और एक नया नाम भेजती है। लेकिन अगर वो अग्री नहीं करती तो उस केस में बोर्ड नहीं मान रहा तो बोर्ड अपना एक नाम को फर्दर सजेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे वो सिचुएशन है कि उन्होंने अपनी मर्जी से चाडवा एंड कंपनी को अपॉइंट कर लिया है, ठीक है। सच एन अपॉइंटमेंट ऑफ द चाडवा एंड कंपनी वाज आल्सो अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑन, देखो
3 महीने के अंदर मेंबर को अप्रूवल करना चाहिए था, ठीक है, ये आपकी प्रोविजन है। तो 3 महीने के अंदर उसकी जो भी ऑडिटर आपके बोर्ड ने अपॉइंट किया है उसके 3 महीने के अंदर आपका जो मेंबर्स हैं उसका अप्रूवल देते हैं। तो ये मार्च में अप्रूवल आना चाहिए था, फेब में आया है, ठीक है। फिर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द अफोर मेंशन्ड फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज, ठीक है। क्या आपका क्वेश्चन है, नंबर 1, वेदर द रीजंस फॉर द विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट बाय एसआरएस एंड कंपनी कैन बी कंसिडर्ड टू बी जस्टिफिएबल। मैंने आपको बोला यस, उनके पास राइट होता है अगर उनको लगता है कि लॉ या रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं करते और उनको अप्रोप्रिएट लग रहा है सर्कमस्टांस में टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, सो यस दे कैन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो वो कहता है कि यस एज सच आ विड्रॉल इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ रेगुलेशन। यस नहीं, उसको अगर लगता है कि इट इज रिक्वायर्ड देन दे कैन विड्रॉ। फिर कहता है कि यस ऑडिटर हैज ऑब्टेन द लीगल एडवाइस का कोई लेना देना नहीं। यस इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अगर उसको लगता है, वो कंसिडर करता है तो वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन कंडीशन वही है कि कोई लॉ या रेगुलेशन उसको प्रोहिबिट नहीं कर रहा है। तो ये आपका आंसर बनेगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं है ये, अबव इफ इट इज अज्यूम्ड दैट द ऑडिटर वाज प्रोहिबिटेड बाय, कह रहा कि ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 था अगर हम वहां पे आपके ऑडिटर को प्रोहिबिट किया होता किसी लॉ या रेगुलेशन ने फ्रॉम द विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट, देन हाउ ही वुड हैव रिपोर्टेड दिस नॉन कंप्लायंस। तो आप इस नॉन कंप्लायंस को कहां पे दिखाते, तो आप इस नॉन कंप्लायंस को अदर मैटर पैराग्राफ में दिखाते। कहां पे दिखाते, अदर मैटर पैराग्राफ में दिखाते, राइट। फिर कहता है उलीप लिमिटेड वाज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज टू विच अथॉरिटी, कंपनी को किसको बताना चाहिए था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, जहां पे उस कंपनी के शेयर लिस्टेड है, कितने टाइम के अंदर, 24 घंटे के अंदर। तो रिजाइन कब डाला था उन्होंने, रिजाइन डाला था 20 नवंबर को, बता देना चाहिए था 21 नवंबर तक 1 बजे तक। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कहां पे, जहां पे कंपनी के स्टॉक लिस्टेड, आपके शेयर्स लिस्टेड है, ठीक है। फिर कहता है व्हाट कुड बी द पेनल्टी स्पेसिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 दैट कुड बी लेविड अपॉन एसआरएस एंड कंपनी। वो कहता है कि आपने रिजाइन किया, आपको 30 दिन के अंदर कंपनी को बताना चाहिए था, आपको 30 दिन के अंदर आरओसी को बताना चाहिए था। अगर आपने नहीं कम्युनिकेट किया, कौन से फॉर्म में, फॉर्म नंबर ADT 3 में, तो पेनल्टी लगती है क्या, या तो जो आपकी रेम्यूनरेशन है और 50,000, दोनों में से जो भी लोअर है। तो इस केस में लोअर क्या है, 40,000 रुपए, ठीक है, क्योंकि उसकी रेम्यूनरेशन है क्या, 40,000। और अगर डिफॉल्ट है कॉन्टिन्यूइंग नेचर का, तो कितने दिन तक आपका डिफॉल्ट चला, 30 दिन के बाद कितना डिफॉल्ट चला, ऊपर मैंने कैलकुलेट किया अभी, ये चला था आपका आई थिंक 15 दिन का। तो 15 दिन के हिसाब से 500 पर डे की पेनल्टी ये बनती है 12,500 की। आप इनको ऐड करोगे तो बनते 12, 40, 52, 50,000, 52,500, तो 52,500 की पेनल्टी आपके ऊपर लगनी चाहिए। तो आंसर बनेगा डी, तो 4 का बनेगा डी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the last date available? आखिरी डेट क्या थी, मार्च बोला मैंने अभी, मार्च तक आपको 3 महीने के अंदर फाइल करना चाहिए था, तो ये आपकी लास्ट डेट थी, ठीक है। और किस दिन को, 30 दिन के अंदर आपको फुलफिल करनी पड़ती है। तो आपकी वैकेंसी राइज हुई थी 20 नवंबर को, तो 20 नवंबर से 30 दिन आप निकालोगे तो 20 दिसंबर बनते हैं, और मेंबर को अप्रूवल कितने दिन में देना है, 3 महीने में देना है, तो मतलब मार्च में, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट केस स्टडी। क्या कहती है केस स्टडी नंबर 34, मिस्टर सुनील वर्मा इज कंडक्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ उपशांत लिमिटेड। मिस्टर सुनील वर्मा उपशांत लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी की ऑडिट कर रहा है, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2020-2021 के लिए, एज एन एंगेजमेंट पार्टनर। और सुनील वर्मा आपका क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर है ऑन बिहाफ ऑफ वर्मा एंड एसोसिएट्स। वर्मा एंड एसोसिएट्स में 6 पार्टनर्स हैं, जिसमें से 4 हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और 2 हैं एडवोकेट्स। अच्छा, दिस वाज द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ द ऑडिट बाय द सेड ऑडिट फर्म ऑफ उपशांत लिमिटेड। पिछले 3 साल, मतलब तुम पिछले 3 साल से तुम ही ऑडिट कर रहे हो आपकी इस कंपनी के। फिर कहता है फॉर करंट ईयर की ऑडिट अ न्यू एंगेजमेंट लेटर वो सेंट बाय द ऑडिट फर्म टू द कंपनी। इस साल की ऑडिट के लिए तुमने नया एंगेजमेंट लेटर भेजा है अपनी कंपनी को। अच्छा, देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। फिर कहता है उपशांत लिमिटेड चेंज्ड इट्स एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन पॉलिसी फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी एम्प्लॉयमेंट की रेम्यूनरेशन पॉलिसी को चेंज किया है। वो कह रहे हैं कि हम अब से इस साल से अप्रैल 2020 से 12% की कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगे प्रोविडेंट फंड में ऑन लीव एनकैशमेंट ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद कहता है एज पर द लीव एनकैशमेंट पॉलिसी, जो भी आपकी लीव एनकैशमेंट की पॉलिसी है, एम्प्लॉयज इस पैसे को या तो यूटिलाइज कर सकते हैं या तो
इंप्लॉयज पैसे को नहीं, इंप्लॉयज अपने लीव को या तो यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर अगर वो लीव नहीं लेते हैं तो उसको एनकैश करवा सकते हैं, ये आपकी पॉलिसी है। एज ऑन 31 मार्च 2021 कंपनी ऑब्टेन्ड एन एक्चुअल वैल्यूएशन फॉर द लीव एनकैशमेंट लाइबिलिटी। 31 मार्च 2021 में आपकी लीव एनकैशमेंट की लाइबिलिटी कितनी बनेगी, इसके रिलेशन में कंपनी ने एक्चुअली की वैल्यूएशन करवाई है। एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयज अवेल्ड लीव एनकैशमेंट द प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन वाज मेड। वो कहता है कि जब जब लीव की एनकैशमेंट होती आप प्रोविडेंट फंड में 12% का अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, द कंपनी वाज नॉट श्योर वेदर द एम्प्लॉयज विल अवेल द लीव एनकैशमेंट और यूटिलाइज इट एंड ऑब्टेन द कंसल्टेंसी ऑफ मिस्टर सुनील फॉर करेक्ट अमाउंट ट्रीटमेंट टू बी गिवन एज पर द रेलिवेंट इंडेज एप्लीकेबल। तो वो कहता है कि हमें नहीं पता कि कंपनी के जो हमारी लीव एनकैशमेंट की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मेरे एम्प्लॉयज़ को लीव के पैसे लेने चाहिए कि उनको लीव लेनी चाहिए। तो आपकी कंसल्टेंसी लेने के लिए मिस्टर सुशील को अपॉइंट किया गया है, मिस्टर सुनील को अपॉइंट किया गया है। बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट इनकंसिस्टेंसी ऑफ आईटी प्रोसेसिंग, आपकी कंपनी में आईटी की प्रोसेसिंग में कुछ वीकनेस है, मतलब आईटी के जो कंट्रोल्स हैं वो वीक हैं। मिस्टर सुनील डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग ऑफ अ रेलिवेंट कंट्रोल इन द इन्वेंट्री हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस सिस्टम ऑफ द कंपनी। कहता है इनहेरेंट, अच्छा इनकंसिस्टेंसी नहीं, तभी मैं सोचूंगी क्यों नहीं बोल रहा आगे टेस्टिंग करूंगा। कहता है इनहेरेंट कंसिस्टेंसी है, मतलब आईटी के ऑपरेशंस अच्छे हैं, इनकंसिस्टेंसी नहीं है, इनहेरेंट कंसिस्टेंसी है। तो उसने सोचा क्योंकि आईटी के प्रोसेसिंग सिस्टम अच्छे हैं तो मैं अपनी टेस्टिंग को नहीं इंक्रीज करूंगा। तो कह रहा है कि वो लिमिट करना चाहता है अपनी टेस्टिंग को, किस एरिया में, इन्वेंट्री हैंडलिंग और मेंटेनेंस सिस्टम के एरिया में। फर्दर फॉर दिस ईयर ऑडिट और ऑल्सो इस साल की ऑडिट में मिस्टर सुनील ने ऑब्जर्व किया है कि जो आपके कंट्रोल्स लगे हुए हैं सेल्स के ऑर्डर के प्रोसेसिंग के ऊपर वो क्या हो गए हैं, वीक हो गई हैं ड्यू टू द चेंज इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है वो चेंज हुई है जिसकी वजह से कंट्रोल्स हो गए हैं वीक, विच ही ऑल्सो डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी थ्रू अ लेटर ऑफ वीकनेस। उसको देना चाहिए था जहां पे इंटरनल कंट्रोल्स में वीकनेस है उसकी कम्युनिकेशन आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को करनी पड़ती है, कैसे कौन से ऐसे के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ऑडिटर को ऐसे नंबर 265 के हिसाब से करनी पड़ती है। तो इसने सही किया है ऐसा करके। आगे कहता है मिस्टर सुनील बेस्ड अपॉन दी ऑडिट एविडेंसेस अवेलेबल, उसने जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, ऑडिट प्रोसीजर से उसको जो भी ऑडिट एविडेंसेस मिले उसके बेसिस पे उसने अपनी ही नैरोड हिज रेंज फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग द मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट। अब ऐसे नंबर 540 में इवेल्युएशन होती है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, और जब आपके हम मैनेजमेंट के एस्टिमेट की इवेल्युएशन करते हैं, मैनेजमेंट दो टाइप के एस्टिमेट ले सकती है, या तो पॉइंट एस्टिमेट्स या तो रेंज एस्टिमेट, राइट। और इस चीज को आप कहां पे सीखते हो, ऐसे नंबर 540 में सीखते हो। तो वो कहता है कि जब उसको जो ऑडिट एविडेंसेस मिले वो इतना सेटिस्फाइड हुआ कि वो सोच रहा है कि जो वो मैनेजमेंट के पॉइंट एस्टिमेट की जब वो इवेल्युएशन कर रहा है तो वो अपनी टेस्टिंग को नैरो कर रहा है ऑन द पर्टिकुलर आइटम्स विच रिक्वायर्ड द अकाउंटिंग एस्टिमेट टू बी मेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अच्छा, फिर कहता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ उपशांत लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वाज रिक्वायर्ड टू बी अमेंडेड ड्यू टू द अक्यूरेंस ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट। तो ऐसे नंबर 560 लगा हुआ है यहाँ पे, कोई बाद में कोई इवेंट हुआ होगा तो वो कहता है अगर ऐसे नंबर 560 के अकॉर्डिंग बाद में कोई इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आपकी कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना पड़ा है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बिकॉज ऑफ विच द ऑडिट रिपोर्ट वाज आल्सो अमेंडेड। ये तो उसकी हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर रही है और उसकी हमारे ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर ऐसे नंबर 560, तो वहां पे हमारे ऑडिटर को भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करना पड़ता है। मतलब जहां तक भी वो सब्सिक्वेंट इवेंट है उसको अपने ऑडिट प्रोसीजर को उस पॉइंट तक एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। फिर कहता है which indicated that the auditor procedures on subsequent event was restricted solely to the amendment of the financial statement prescribed in the relevant note to the financial statement, ठीक है। ऐसी ही बात कहता है ऐसे नंबर 560, तो कि अगर आप अपनी अमेंडेड रिपोर्ट बनाओगे तो उस अमेंडेड रिपोर्ट में आप लिखते हो कि जो भी मैंने ऑडिटर ने जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं वो किनके ऊपर करे होंगे, जो आपकी अमेंडेड जो आपके चेंजेस थे, जो आपकी अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, मतलब वो रिस्ट्रिक्ट करती है चेकिंग को टू द अमेंडेड पार्ट ओनली। फिर कहता है अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग हिज रेम्यूनरेशन, अपनी रेम्यूनरेशन को रिसीव करने के साथ साथ एज अ पार्टनर इन वर्मा एंड एसोसिएट मिस्टर सुनील ऑल्सो रिसीव्ड अ सम ऑफ 90,000 एज अ रिन्यूअल कमीशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी लाइसेंस हेल्ड बाय हिम फॉर द सेड पर्पस। वो कहता है 90,000 रुपये उसको कमीशन मिला है। किसके लिए कमीशन मिला है, वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी का लाइसेंस होल्ड करता है, उसका मतलब वो रिन्यूअल का काम करवाता होगा, उसके लिए उसको कमीशन मिला है। तो ये काम करना अलाउड होता है
आपके इस सेक्शन के इस क्लोज में जहां पे काउंसिल ने जनरल परमिशन दी है। ठीक है, तो ये कर सकता है। आगे क्या कहता है, आगे कुछ नहीं कहता, आगे अब आपको क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल इन द इन्वेंट्री हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस system Mr. Sunil would have not considered it necessary to increase the extent of testing। मुझे एक बात बताओ, कंट्रोल अच्छे कहाँ थे, कंट्रोल अच्छे कहाँ थे, कंट्रोल अच्छे थे आईटी में, तो कहाँ पे उसको अपनी टेस्टिंग को इंक्रीज नहीं करना चाहिए था, ऑटोमेटेड कंट्रोल में नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे उसको इंक्रीज नहीं करना चाहिए था। आपका आंसर क्या बनेगा, बी। फिर कहता है वेदर मिस्टर सुनील इज परमिटेड टू होल्ड लाइसेंस एज अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। मैं बता चुकी हूँ यस, काउंसिल ने जनरल परमिशन दी है। मैंने सेक्शन भी कोट किया है, 2 सबसेक्शन का सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 का क्लोज नंबर 4। ठीक है, फिर कहता है till what extent ordinarily Mr. Sunil would have narrowed his range for evaluating the management point estimate। किस पॉइंट तक उसको अपनी रेंज को नैरो करना चाहिए था जब वो इवेल्युएशन कर रहा था मैनेजमेंट की एस्टिमेट की, इस लेवल तक उसको नैरो करना चाहिए था कि जो आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है वो उसके ऊपर एक रीजनेबल एश्योरेंस ले सके। ठीक है, तो क्या कहता है, पहला ऑप्शन है टू बी इक्वल और टू लेस देन मटेरियलिटी इन ऑर्डर टू कवर ऑल द रीजनेबल आउटकम्स। नहीं, टू बी इक्वल या फिर लेस देन योर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ताकि वो सारी की सारी रीजनेबल आउटकम को कवर कर सके, तो उसको इस रेंज तक लोअर करना चाहिए था। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, whether due to the amendment in the audit report its date needs to be changed and what other alternative was available to Verma and Associates with respect to such amendment in the financial statement। वो कहता है अब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करी है किसने, आपकी मैनेजमेंट ने, क्योंकि आपके कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट अराइज हुआ है जिसकी वजह से आपके ऑडिटर ने भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट का क्या किया है, अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि अमेंडमेंट हुई है ऑडिट रिपोर्ट में तो आपको क्या लगता है कि इसकी डेट को भी चेंज करना चाहिए। अब यहाँ पे डबल ड्यूल डेटिंग होगी, क्या होगी, ड्यूल डेटिंग, मतलब 2 डेट पड़ेगी अब इस अमेंडेड रिपोर्ट में। और क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था उनके पास, तो दूसरा क्या है, वो या तो रिपोर्ट में ईओएम पैरा डाल दे या तो ओएम पैरा डाल दे। ये सीधी सीधी सी प्रोविजन है एसए नंबर 560 की। ठीक है, तो कहता है कि डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट विल बी चेंज्ड। भाई आपको डबल ड्यूल डेटिंग करनी है वहां पे। ठीक है, तो कहता है ओरिजिनल डेट ऑफ द डेट विल रिमेन अनचेंज्ड एंड एडिशनल डेट विल बी इंक्लूडेड। यस, ओरिजिनल डेट सेम रहेगी, एक और डेट इंक्लूड होगी। वेरी नाइस। ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है कि उसको एक न्यू और अमेंडेड, ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है कि आपको क्या करना है, ईओएम पैरा या फिर आप ओएम पैरा डाल सकते हो, तो ये नहीं बनेगा। फिर कहता है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विल बी चेंज्ड, ओरिजिनल डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विल रिमेन अनचेंज्ड, ओरिजिनल डेट सेम रहेगी, एक एडिशनल डेट इंक्लूड होगी जिसको कहते हैं ड्यूअल डेट रिपोर्टिंग। ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ये था कि तुम या तो एक न्यू या अमेंडेड रिपोर्ट प्रोवाइड करो, उसके साथ साथ तुम क्या करोगे, तुम एक ईओएम और ओएम पैरा डाल दो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, तो ये आएगा आपका आंसर। और ये बिल्कुल डायरेक्ट प्रोविजन है एसए नंबर 560 की। राइट, मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है ये, व्हाट एडवाइस मिस्टर सुनील वुड हैव गिवन फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लीव एनकैशमेंट। तो एडवाइस यही है कि फुल प्रोविजनिंग कर दो तुम 12% की ऑन द लीव एनकैशमेंट अकाउंट एज पर द एक्चुअल वैल्यूएशन। राइट, तो दिस वॉज योर केस स्टडी नंबर 34। राइट, मैं थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही स्लो चल रही है। ये क्लासेस में बहुत मज़े मज़े में पढ़ा रही हूँ केस स्टडी, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। लेकिन आपको कोई भी इशू नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल केस स्टडी है जो हम इस रिविजन लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट केस स्टडी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू केस स्टडी नंबर 35। क्या कहती है ये, मिस्टर तुषार इज अ सीए एज वेल एज सीएमए। मिस्टर तुषार सीए भी है, सीएमए है। वो एज एन इंटरनल ऑडिटर काम कर रहा है गोमेज रियलिटी लिमिटेड में। रियलिटी लिमिटेड है तो मतलब पब्लिक कंपनी है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है। इन हिज विजिटिंग कार्ड, उसने अपने विजिटिंग कार्ड पे सीए लिखवाया हुआ और साथ साथ में कोस्ट अकाउंटेंट भी लिखवाया हुआ है। तो क्या आपका एक सीए इन प्रैक्टिस अपने विजिटिंग कार्ड पे सीए के साथ साथ कोई और डेजिग्नेशन यूज कर सकता है? आंसर इज नो। अगर उसने ऐसा किया तो शेड्यूल नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के क्लोज नंबर 7 में वो गिल्टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने सीए के अलावा कोई और डेजिग्नेशन यूज करी है तो वो यहाँ पे गिल्टी होगा। फिर कहता है कि उसने मई 2020 में किसी कंपनी के डायरेक्टर ने उसको अप्रोच किया है जिसका नाम है मिस्टर कुणाल सरपन। उसने बोला कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट बना दे 2020-21 के लिए। उसके साथ साथ आपका रिटर्न भरवाने का भी काम आपके इस कंपनी के डायरेक्टर ने मिस्टर तुषार को दिया है।
ओके उसके साथ साथ मिस्टर दानिश बाद्रा है, जो कौन सी कंपनी, कौन सी फर्म में पार्टनर है, बाद्रा एंड कंपनी में, उसको आपकी गोमेज रियलिटी लिमिटेड ने एज एन एक्सपर्ट अपॉइंट किया है। एक्सपर्ट किस चीज़ का? कंपनी नया इशू लेकर आ रही है शेयर्स का, तो उसके लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, तो जो उस प्रोस्पेक्टस के अंदर वैल्यूएशन रिपोर्ट जानी है, उस वैल्यूएशन रिपोर्ट में आपके सीए को एज एन एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया है। राइट अब आगे सिचुएशन क्या है? किसी ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड इन द प्रोस्पेक्टस, और वहां पे उसको कोई ना कोई नुकसान हो गया है, लेकिन जो आपका सीए है वो कहता है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, मैं बिलीव करता हूं कि वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है, और वो स्टैंड पे खड़ा हुआ है। तो आपका, अगर आपके किसी भी सीए ने कहीं पे भी, मतलब अगर वो एज एन एक्सपर्ट किसी प्रोस्पेक्टस में उसका नाम आया है और बाद में उस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अगर किसी भी पर्सन को कोई भी लॉस होता है, तो उसकी लाइबिलिटी अराइज होती है सिविल या फिर क्रिमिनल अंडर सेक्शन 34 एंड 35 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन अगर वो प्रूफ कर देता है, जो ये बोल रहा है कि मतलब अगर वो प्रूफ कर देता है कि उसने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी वैल्यूएशन की रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट सही है, तो उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। राइट आगे कहता है उसके साथ साथ मिस्टर दानिश ने एक गलती करती है, वो परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पे वो गिल्टी हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है कौन से कहाँ पे गिल्टी होगा? शेड्यूल नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के क्लोज नंबर 10 में। आगे कहता है एक और कंपनी है वैद्य एंड कंपनी, वो पहले आपकी कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिटर थी। 2018-19 में उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन जब आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 आया, कंपनी ने मना कर दिया टू एक्सेप्ट दी ऑडिट। उसने बोला मैं रीअपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और इस बात को उसने रेलिवेंट अथॉरिटीज को कम्युनिकेट कर दिया। तो अगर आप रीअपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उस केस में आपको किसको कम्युनिकेट करना पड़ता है? कंपनी को एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन, एक और आपके ऑडिटर हैं जिसका नाम है केसर एंड एसोसिएट्स, अब उनको आपकी वैद्य एंड कंपनी की जगह पे ऑडिटर अपॉइंट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, और आपका जो राज केशर है वो इस एंगेजमेंट पार्टनर है। आपके इस फर्म का एक पार्टनर का जो भाई है, उसका 18% का शेयर है बाद्रा एंड कंपनी में। मतलब जो आपका ऑडिटर है, जो ऊपर आई ये वाला फर्म है, इस कहाँ पे गई, कौन सी फर्म थी? बाद्रा एंड कंपनी, ये जिसमें मिस्टर दानिश था। हाँ, तो इसमें आपका ऑडिटर के भाई का 18% का शेयर है, और ये कब से है? सिंस 2017 से है। और जो कौन है आपका, वो जो उसका भाई है वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ओके, आगे कहता है मिस्टर राज डिसाइडेड टू टेक द डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम मिस्टर तुषार। अब जो मिस्टर राज है, जो आपका एंगेजमेंट पार्टनर है, उसने सोचा कि काम बहुत ज्यादा है, मैं मिस्टर तुषार जो कंपनी का इंटरनल ऑडिटर है उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस ले लेता हूं एज पर एसए नंबर 610। एंड इन दैट कनेक्शन उसने इंक्वायरी करी है आपके फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हिम, मतलब आपके इंटरनल ऑडिटर से उसने इंक्वायरी करी है। तो ऐसे नंबर 610 कहता है कि आपका एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है, लेकिन ऐसे नंबर 610 में बहुत सारे ऐसे मैटर्स भी प्रिस्क्राइब्ड है जिसके रिलेशन में आपका एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकता, तो वो इंक्वायरी कर सकता है अबाउट द फ्रॉड रिस्क फैक्टर, दिस इज अलाउड। फिर कहता है कि ऐसी असिस्टेंस लेने से पहले मिस्टर राज ने इसकी कम्युनिकेशन करी है टू द रेलिवेंट अथॉरिटी इन द कंपनी। मतलब आपने असिस्टेंस लेने से पहले किसको बता दिया? टीसीडब्ल्यूजी को बता दिया इस इंफॉर्मेशन के बारे में, तो आपको ये कम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए थी। ये आपके और आपके इंटरनल ऑडिटर के बीच का मैटर है। राइट ऑल्सो उसने ये भी बोला है कि मैं आपके मिस्टर तुषार के किए हुए काम की डायरेक्शन, उसके किए हुए काम की सुपरविजन और उसके काम का रिव्यू मैं करूंगा, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर करेगा। तो ये बात ठीक है, वो इसको यही करना पड़ता है एज पर एसए नंबर 610। अब क्वेश्चन क्या है आपके? सबसे पहला क्वेश्चन है वेदर मिस्टर तुषार कैन बी हेल्ड गिल्टी अंडर पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। मैं बता चुकी हूँ यस, वो कहाँ पे गिल्टी होगा? शेड्यूल 1 के पार्ट नंबर 1 के क्लोज नंबर 7 में, क्योंकि उसने अपने विजिटिंग कार्ड पे सीए के अलावा किसी और डेजिग्नेशन का यूज किया है। राइट अगला क्वेश्चन क्या है? वेदर एनी सिविल लाइबिलिटी कैन बी इम्पोज्ड अपॉन मिस्टर दानिश। आंसर इज नो, ये भी मैं बता चुकी हूँ। अगर वो ये प्रूफ कर देता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसने प्रोस्पेक्टस में लिखी है, उस वैल्यूएशन रिपोर्ट में लिखी है, वो इंफॉर्मेशन सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी, तो वो गिल्टी नहीं हेल्ड किया जाएगा। राइट तो वो प्रूफ कर देता है कि जो वो कंटेंट कर रहा है, जो वो बोल रहा है वो सही है, तो ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी। उसके बाद कहता है वेदर इट वाज एप्रोप्रिएट फॉर मिस्टर राज टू टेक द डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम मिस्टर तुषार फॉर द मैटर एज अफोरसेड। यस इट वाज राइट, लेकिन उसने
आपके इस मैटर को कम्युनिकेट कर दिया टीसीडब्ल्यूजी को, ये गलत बात है कि मैं इस मैटर के बारे में डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा हूं। तो कहता है जहां जहां पे नो लिखा है कि इट इज इनकरेक्ट उसको काट दो, ठीक है। येस लिखा है यहाँ पे, ये ठीक है। येस इंक्वायरी अलाउड है, इज टू बी डन एंड हैविंग अ डिस्कशन विद रिस्पेक्ट ऑफ द सेड मैटर इज नॉट अप्रोप्रिएट। तुमने डिस्कशन करी उसके साथ अपनी रेलिवेंट अथॉरिटी के साथ, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आपका आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अकॉर्डेंस विद एसे नंबर 610 with which standard on auditing respectively Mr. Raj would have made the communication to taking the direct assistance of Mr. Tushar and also directed, supervised and reviews the work which is performed by him। तो आपको communication किसको करनी है? TCWG को करनी है। तो TCWG को आप communication कैसे करोगे? आप ऐसे नंबर 260 में करते हो, तो communication कैसे करनी चाहिए थी आपको? TCWG को ऐसे नंबर 260 के हिसाब से करनी चाहिए थी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है काम को सुपरवाइज करने की, डायरेक्ट करने की और उनके किए हुए काम को रिव्यू करने की। ऐसा कौन कहता है? ऐसे नंबर 220 कहता है। तो ये कहां पे आएगा? डी में आएगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टू विच अथॉरिटीज वेदा एंड कंपनी वुड हैव मेड द कम्युनिकेशन एंड वेदर देयर वाज एनी ऑब्लिगेशंस ऑन द पार्ट ऑफ केसर एंड एसोसिएट्स विद रिस्पेक्ट टू सच कम्युनिकेशन व्हिच इज बीइंग मेड। तो यहां पे आपको कम्युनिकेशन किसको करनी चाहिए थी? आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए थी अपने आईसीआई को और आपके कंपनी और आपकी कंपनी को, राइट। तो कहता है वेदर एंड कंपनी वुड हैव मेड द कम्युनिकेशन टू द आईसीआई एंड टू द मैनेजमेंट ऑफ द सर्कुलेशन अमंग द शेयर होल्डर्स। किसको करनी चाहिए थी? उसको सर्कुलेशन नहीं करनी है, उसको सिर्फ आपकी मैनेजमेंट को बताना है, राइट। तो ये नहीं आएगा इसका आंसर। फिर कहता है वेदर एंड कंपनी वुड हैव मेड द कम्युनिकेशन टू द आईसीआई ओनली, ये भी नहीं आएगा। फिर कहता है वेदर एंड कंपनी वुड हैव मेड द कम्युनिकेशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द गोमेज रियलिटी लिमिटेड, मतलब कंपनी को कम्युनिकेट करना है और उसके साथ आईसीआई को बताना है और जो आपके इनकमिंग ऑडिटर हैं, नए ऑडिटर हैं, उनको एक कॉपी ऑब्टेन करनी पड़ेगी इस कम्युनिकेशन की कि दैट जो भी मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपकी आउटगोइंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या उन्होंने फुलफिल किया, क्या उन्होंने इंस्टीट्यूट को बताया। इसके रिलेशन में उनको अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले इस कॉपी को ऑब्टेन करना है। तो आपका आंसर बनेगा सी, राइट। डी में क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। वेदर एंड कंपनी वुड हैव मेड द कम्युनिकेशन टू आईसीआई ओनली, सिर्फ आईसीआई को नहीं, आईसीआई और कंपनी मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो आपके इनकमिंग ऑडिटर्स होंगे उनको इसके रिलेशन में कॉपी ऑब्टेन करनी है। सो दिस इज वेरी सिंपल सी केस स्टडी थी जो है आपकी केस स्टडी नंबर 35। आई होप कि आपको ये रिवीजन लेक्चर अच्छा लगा है। अगर आपको ये रिवीजन लेक्चर अच्छा लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो इफ यू कैन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट subscribed as of yet. Thank you so much for coming to this channel. Have a great day or night as the case may be, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। बाय बाय।